प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 आपको पढ़ाएंगे जो है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं बच्चों क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं, इसमें हम इस चैप्टर में हम आपको समझाने वाले हैं। फिर इसके बाद हम आपको इसमें एक्सरसाइज जो दे रखी है उसको हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, रेखाएं और लाइन क्या होती हैं, इसको हम देख रहे हैं। अध्याय 6 है, देखो बच्चों, रेखा। रेखा को बच्चों इंग्लिश में लाइंस कहते हैं। रेखा क्या होती है, देखो बच्चों, रेखा का ऐसे समझो, देखो इस तरीके से हम बिंदु बनाते जाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा जिसके अंत बिंदु कभी खत्म नहीं होते। यानी कि इसका जो ये अंत बिंदु आगे कहीं पे भी अनंत दूरी तक इधर बढ़ा सकते हैं और अनंत दूरी यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है, रेखा एक बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किसी बिंदु द्वारा सीमित नहीं होता, अंत बिंदु द्वारा सीमित नहीं होता। अगर ये कोई बिंदु, ये कोई रेखा ए बी है, तो हम इसको इस तरीके से भी, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे इस तरीके से बी ए भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और बी ए एक ही दूरी को दर्शा रहे हैं। तो इसी को हमने आपको इसमें समझाया है, तो इसको हम समझते हैं बच्चों। देखो ज्यामितीय रेखा, सरल रेखा, बिंदुओं का जो हमने आपको समझाया समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत रहती है। तो ये समझ गए कि ये रेखा कभी खत्म नहीं होती, ना इधर जितना चाहो इधर बढ़ा लो, उतना चाहे इधर बढ़ा लो, ये भी लंबाई में कभी खत्म नहीं होगी। यदि किसी रेखा पर दो भिन्न भिन्न बिंदु ए तथा बी स्थित हैं तो उसे रेखा ए बी या इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, अगर ये बिंदु ए है और ये बी है, तो इसको हम रेखा ए बी या ऐसे इस पर हम रेखा का निशान बना दें, तो इन दो चिन्हों द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बच्चों, रेखा का एक भाग होता है। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि रेखाखंड, रेखा का खंड। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी रेखा को दो बिंदुओं द्वारा एक निश्चित लंबाई में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो कैसे बच्चों, जैसे ये रेखा है बच्चों, इसको हम दो अंत बिंदुओं द्वारा इसको हम सीमित कर दें, तो ये जो कहलाएगा, ये बिंदु, ये जो है ये रेखाखंड कहलाएगा बच्चों, रेखाखंड। समझ गए बच्चों, जैसे कोई रेखा है ये, और इसको दो बिंदुओं ए और बी से हम डिनोट कर दें, तो ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो बच्चों समझ गए कि देखो रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो अंत बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, या ऐसे कह सकते हो, यदि किसी रेखा को दो अंत बिंदुओं द्वारा निश्चित कर दिया जाए तो वो भाग जो होगा वो हमारा रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड देखो बच्चों, अब इसमें तो आप समझ गए, प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, इसकी एक लंबाई होती है जिसको हम नाप सकते हैं। रेखा की लंबाई नहीं नाप सकते, क्योंकि उसकी लंबाई दोनों तरफ क्या होती है, अनंत लंबाई तक होती है, इसलिए इसको हम नहीं नाप सकते। लेकिन रेखाखंड की लंबाई एक निश्चित होती है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, रेखाखंड ए बी को प्रतीक ए द्वारा, ए बी जैसे कोई रेखाखंड है उस पर हम इस तरीके से एक लाइन खींच दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये चिन्ह निरूपित करेगा रेखाखंड को। ऐसे ही इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी या बी ए, तो इस तरीके से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों ही समान बिंदुओं के समुच्चय हैं। कभी कभी रेखाखंड ए बी को केवल ए बी द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। रेखाखंड को क्या कहते हैं, सिर्फ जो लंबाई होती है ए और बी, तो इसको हम सिर्फ ए बी द्वारा ही व्यक्त कर देते हैं, इस पर ये लाइन नहीं खींचते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अब संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है बच्चों, देखो, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु क्या है, इन दोनों में आप बस डिफरेंस कर लोगे तो आप परिभाषा निकाल पाओगे। संरेख बिंदु क्या है कि तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से एक सीधी रेखा हम खींच सकें।
तो वो क्या कहलाएंगे बिंदु, संरेख बिंदु कहलाएंगे। और अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से हम सीधी रेखा ना खींच पाए तो वो क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे देखो ये तीन बिंदु यहाँ पर है, 1 2 3 4 हैं, तो इनसे हमने एक सीधी रेखा खींच दी। लेकिन अगर यही हमारे इस तरीके से होते तो हम ऐसे रेखा खींचते तो ये सीधी रेखा नहीं होती। तो ये वाले जो बिंदु होते वो हमारे असंरेख बिंदु हो जाते और ये जो बिंदु है वो हमारे संरेख बिंदु हो गए। तो आप समझ गए, 3 या 3 से अधिक वे बिंदु जिनसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 या 3 से अधिक वह बिंदु जिससे सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये देखो बच्चों, संरेख 3 या 3 से अधिक बिंदु तब संरेख बिंदु कहलाते हैं जब उन सभी बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये देखो, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इनसे सीधी रेखा ऐसी 1 2 3 4 5 बिंदु रखे हैं। तो ये जब सीधी रेखा खींच ली हमने तो ये हमारे संरेख बिंदु हो गए। ऐसे ये भी संरेख बिंदु हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप समझते हैं आगे। अब असंरेख बिंदु क्या है बच्चों, देखो असंरेख बिंदु वही है 3 या 3 से अधिक बिंदु तब असंरेख बिंदु कहलाते हैं जब उन बिंदुओं से एक सीधी रेखा ना खींची जा सके। तो समझ गए आप बच्चों, ये इस तरीके से वक्र के रूप में जब होंगे बिंदु तो ये क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। और अगर सीधी रेखा में होंगे तो संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। देखो आगे चलते हैं। अब देखो कोण क्या होता है, देखो बच्चों इस तरीके से ये कोण, तो ये जो बनता है ये कोण कहलाता है बच्चों। तो इसको क्या है, ये 2 किरणें होती हैं तो जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पे जब मिल गई तो यहाँ पे जो बीच में जो बनेगा वो हमारा कोण कहलाता है। देखो इसी प्रकार जब दो किरणों के एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर उन किरणों के बीच, इन दोनों किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो इसको हम कोण कहते हैं, ऐसे समझ लो बच्चों। ये देखो कोण है, इस तरीके से हमने बना दिया ABC। तो कोण जो बीच में रहता है वो कोण को निरूपित करता है, बस ये ध्यान रखो, कोण ABC। तो इसका मतलब कहाँ पे कोण बनना है, B पे बनना है बच्चों। ठीक है, अगर इस तरीके से होता ACB तो इसका मतलब बीच में क्या है, C है, तो C पे कोण बनना होता। ठीक है, यहाँ पर C बिंदु, यहाँ पर B बिंदु है, यहाँ पर होता C बिंदु, तो ACB हो जाता। लेकिन हमारा क्या दे रखा है, हमारा B बिंदु पर कोण बनना है, इसलिए कोण ABC हो जाएगा। तो बच्चों समझ गए, बीच में जो कोण होगा उसी बिंदु पर हमारा कोण बन रहा होगा। तो ए कोण ABC B बिंदु पर कोण कहते हैं, B बिंदु का कोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कोण की भुजाएं। कोण को बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। देखो जैसे ये कोण बनाया तो इन कौन से बनाया, ये इसने बनाया कर्ण ने और इसने बनाया, तो ये जो कहलाएंगी ये कोण की भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो किसी कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये भुजाएं हो गई AB और BC। तो कोण की भुजाएं क्रमशः AB तथा BC होंगी बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो आगे, कोण का शीर्ष। अब देखो कोण का शीर्ष क्या है बच्चों, ये जो जहाँ पे मिलती है उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसी को हम कोण का शीर्ष कहते हैं। यानी कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कोण का शीर्ष कहलाता है बच्चों। देखो, तो किसी कोण को बनाने वाली दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु, ये आप याद रखो, उभयनिष्ठ आदि बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। तो ये A क्या है, इस कोण का ये शीर्ष है। तो किरण AB तथा किरण AC, किरण AB तथा किरण AC कोण BAC की भुजाएं तथा बिंदु A कोण BAC का शीर्ष है। ठीक है, ये A जो बीच में है वो शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, और कोण देखो, कोण ये भी बना रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये भुजाएं कहलाएंगी और ये शीर्ष कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा। ठीक है, हम ये आपको पीछे बता चुके हैं। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब कोण की इकाई, कोण को किस में नापा जाता है बच्चों, कोण को अंश में नापा जाता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोण की इकाई क्या है, अंश है, और दूसरी इकाइयाँ मिनट व सेकंड भी है। अंश का चिन्ह ऐसे होता है, देखो बच्चों, अगर किसी पे ये जीरो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जीरो जैसा, यानी कि ये बना हुआ है, तो ये अंश कहलाता है। जैसे एक ऐसे लिख दें तो ये एक अंश हो गया, ये x अंश हो गया। ठीक है, इस तरीके से होगा
तो वो अंश कहलाएगा। तो एक, अब देखो बच्चों ये समझ गए हम कि कोण की इकाई अंश होती है, अन्य दो इकाइयाँ होती है वो मिनट व सेकंड होती। अब आपको हम बता दें अंश और मिनट और सेकंड में क्या संबंध होता है, तो ये समझ लो। कोण को मापने की इकाई अंश होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? अंश होती है। ये देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो कोण की दो को मापने की अन्य इकाइयाँ क्या है? मिनट व सेकंड है, मिनट व सेकंड। अब देखो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। ये 60 मिनट दे रखा है, एक अंश बराबर 60 मिनट, अर्थात एक अंश बराबर 60 मिनट। 60 और ये मिनट का चिन्ह होता है, अगर इस पर ऐसे करके लगा दिया तो 60 मिनट हो गया। अब देखो बच्चों, अब ये एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ये डबल जब ऐसी निशान लगा होगा ये वाला, तो ये सेकंड कहलाएगा, ये कहलाएगा मिनट का, और ये कहलाएगा अंश का। तो समझ गए बच्चों, ये अंश, ये मिनट, ये सेकंड का कहलाएगा। तो समझ गए बच्चों, कोण की इकाई क्या है? अंश है। दो अन्य इकाइयाँ कौन सी? मिनट व सेकंड है। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और इसके चिन्ह कैसे हैं? ये मिनट का, ये सेकंड का, ये अंश का। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब कोणों के प्रकार में अब हम आपको बताना है समकोण क्या होता है। कोणों के प्रकार हम बता रहे हैं, त्रिभुज नहीं बता रहे हैं बच्चों। कोणों के प्रकार में समकोण यानी समकोण। तो समकोण कौन सा कहलाएगा? वह कोण जिसका अंशी माप 90 अंश का होता है। कितना होता है? अंशी मान 90 अंश का होता है, वो समकोण कहलाता है बच्चों। कोण कौन सा कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। समकोण का इस तरीके से हम बनाते हैं। देखो बच्चों, एक तो ये होता है, ठीक है, ए बी और सी। या तो ये 90 अंश लिखा होगा, 90 अंश नहीं लिखा होगा तो इस तरीके से ये देखो, ये जैसे हम चतुर्भुज बनाते हैं उसका आधा भाग ऐसे लगा होगा तो इसको समझ जाओगे ये 90 अंश है, ये समकोण है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो बना होगा या इस तरीके से बना होगा, तो ये 90 अंश को प्रदर्शित करता है बच्चों, ठीक है। तो कोण ए बी सी, बीच वाले कोण को ये डिनोट करता है, तो बी बराबर कितने अंश है? 90 अंश है, या समकोण है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसका अंशी मान होता है वो 90 अंश से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। देखो वह कोण जिसका अंशी मान 90 अंश से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण देखो कैसे, ये 90 अंश था तो इससे कम ऐसे ही होगा। देखो तो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, तो ये जो कोण होगा वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो ए बी सी, बी क्या है यहाँ पर? ये बी है, वो न्यून कोण है, यानी कि 90 अंश से कम है। अब आगे हम बताते हैं आपको अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है बच्चों? जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, ठीक है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो तो वो कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो यही है वह कोण जिसका अंशी मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण देखो इस तरीके, ये 180 अंश को डिनोट करता है, एक सीधी रेखा बच्चों 180 अंश को डिनोट करती है और ये 90 अंश से डिनोट करती है। तो अब इससे तो अधिक होना चाहिए, ये हो गया, और इससे कम होना चाहिए। तो अब आपका जो बनेगा वो चित्र ऐसे बनेगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको जो कोण कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ध्यान रखो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा वो कोण, तो वो अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऋज कोण या सरल कोण। देखो ऋज कोण या सरल कोण कौन सा होता है? एक सीधी रेखा बच्चों कभी भी क्या है कि वो 180 अंश कोण बनाती है। सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। ऐसी कोई रेखा जा रही तो ये कितने कोण का मान बनाएगी? वो 180 अंश कोण बनाएगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। इसी को हम ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। तो ये क्या है? 180 अंश के माप के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसको बच्चों आप याद कर लो कि कोई रेखा है वो क्या बनाएगी? 180 अंश का कोण बनाती। ये आपको जब हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको तो ये बहुत ही यूज होगा, इसलिए आप याद रखो कि एक सरल रेखा क्या बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती। तो देखो पी क्यू आर ये क्या है? 180 अंश का कोण ये यहाँ पर बना रही है। तो पी क्यू आर यानी कि क्यू जो है वही कोण 180 अंश या सरल कोण या ऋज कोण कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। देखो
बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, ये भी याद कर लो। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जिसका अंशी मान 180 अंश से तो अधिक हो और 360 से कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब देखो बच्चों, कोई भी एक इस तरीके से व्रत है, वो 360 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 अंश का कोण। और एक रेखा क्या है, वो 180 अंश से अधिक का कोण बना, एक रेखा है वो 180 अंश का कोण बनाती है। अब देखो यही बात हो रही, देखो ये रेखा हम आगे, तो इससे तो ये आगे हो गया। और यहाँ जब हम एक गोला बना दें, ये देखो ये गोला बना दिया, तो यहाँ से हम चले थे यहाँ, तो यहाँ तक का मान क्या होगा, वो 360 अंश होगा। ठीक है, 0 भी अंश होगा यहाँ पे और 360 अंश भी होगा। तो 180 अंश से अधिक ये हो गया और 360 से कम ये हो गया। तो ये जो कोण होगा बच्चों, वो बृहद कोण या हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अब देखो कोण ए बी सी एक बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, ए बी सी, तो ये वाला कोण प्रतिवर्ती कोण होगा हमारा। ठीक है बच्चों, और इसका मान होगा वो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम बच्चों होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों कोट पूरक, और इसको पूरक कोण भी कहते हैं। देखो बच्चों, कोट पूरक कोण कौन से कहलाएंगे, वे कोण, दो कोण होते हैं बच्चों, अगर उनका हम योग करें, वो 90 अंश अगर मिल जाता है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोट पूरक कहलाएंगे। तो समझ गए, दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश मिल जाता है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कोट पूरक कहलाएंगे बच्चों। तो देखो क्या है, जब दो कोणों का योगफल एक समकोण होता है, समकोण या 90 अंश बच्चों। ठीक है, समकोण या 90 अंश, तो समकोण होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो दो कोट पूरक कोणों का योगफल 90 अंश है। यदि हम ये कह दें बच्चों, एक 40 है, उसका कोट पूरक बताइए, कोट पूरक कोण दूसरा बताइए, तो 90 से हम क्या कर देंगे, 90 से हम 40 को घटा देंगे तो बचेगा 50। तो 50 जो है वो क्या है कि इस 40 अंश के कोण का कोट पूरक है। ऐसे ही 30 का 60 हो जाएगा, 30 का 60 और 60 का 30 हो जाएगा। ऐसे ही 50 का 40 हो जाएगा, 40 का 50 हो जाएगा। ऐसे ही 15 का 75 हो जाएगा, 75 का 15 हो जाएगा। तो आप दो कोणों को जोड़ोगे तो उनका योगफल 90 होना चाहिए या समकोण होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक बच्चों कहलाएंगे। तो अगर ना पता हो तो हम क्या करेंगे, 90 अंश से घटा लेंगे। जैसे अगर हमें 30 का चाहिए तो 90 से 30 घटाएंगे, 60 बचेगा, और 90 में से 60 घटाओगे तो 30 बचेगा। ठीक है, ऐसी 15, 90 से 15 घटाओगे तो 75 बचेगा, और 90 से 75 घटा दोगे तो 15 बचेगा। तो इस तरीके से जो प्राप्त होंगे कोण, वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, कोट पूरक कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे संपूरक कोण। अब देखो बच्चों, कोट पूरक और संपूरक, कोट पूरक में 90 अंश हो रहा था, कोट पूरक में 90 अंश हो रहा था, और संपूरक में अब 180 अंश होगा। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो अब बच्चों देखो, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश, ठीक है, ये याद रखो, 180 अंश हो तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोण परस्पर एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जैसे बच्चों पहला कोण हमने अगर 80 अंश ले लिया, ठीक है बच्चों, तो दूसरा कोण कौन सा होगा संपूरक, तो 180 अंश में से हम क्या करेंगे, 80 घटा देंगे, यानी कि 180 अंश में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा, 100। तो ये बच्चों 100, इसीलिए यहाँ पर हमने कितना रखा है, 100 रखा है। और इन दोनों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब देखो 125 अंश का संपूरक, ऐसे ही 180 अंश में से 125 अंश को घटाएंगे तो 55 आएगा, या इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 125 और 55 एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। आगे देखते हैं तीसरा, 60 और 120। 60 देखो, 60 का संपूरक कोण कौन सा है, 120 अंश। 120 अंश का संपूरक कोण क्या है, 60 अंश। एक दूसरे के ये संपूरक है और इनका योगफल 180 अंश होगा बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं सर्वांग समकोण। सर्वांग समकोण क्या होते हैं, देखो बच्चों, इस तरीके से दो त्रिभुज बने हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ऐसी ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण ये कोण के बराबर है, या इस तरीके से भी हो सकता है,
ये कोण इस कोण के बराबर हो, इस कोण के ये कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये जो दोनों आपस में ये कोण बना रहे हैं ये वाले, तो ये सर्वांगसम कोण कहलाएंगे, सर्वांगसम कोण। ऐसे ये इसका कोण सर्वांगसम हो जाएगा, इसका कोण और सर्वांगसम हो जाएगा, या ये और ये सर्वांगसम हो जाएंगे और ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ये और ये वाले कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप लोग सर्वांगसम कोण को समझ गए। अब आगे देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण को आप अच्छे से समझे कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दो कोण आसन्न कोण कब कहलाते हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी ये है कि उनका एक ही शीर्ष हो। दो कोण ऐसे हों जिनका एक ही शीर्ष हो, तब हमारा क्या होगा, आसन्न कोण होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा है कि दोनों कोण जो बन रहे हैं उनमें एक भुजा कैसी होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि एक ही शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब क्या कह रहा है, एक कोण की दूसरी भुजा के एक और हो तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। तो इसको हम समझते हैं बच्चों, देखो इस चित्र से समझते हैं। देखो बच्चों, एक कोण की दूसरी भुजा की एक ओर, देखो ये एक भुजा है, देखो ये एक कोण बन रहा है ये वाला, ऐसे ही ये कोण बन रहा है। तो इसमें देखो जो O है वो शीर्ष है, तो दोनों त्रिभुजों में कैसे, दोनों कोणों में ये क्या है, उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। एक भुजा ये उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो उभयनिष्ठ भुजा के इधर और कोण बनना चाहिए, ये कह रहा है कि एक कोण की दूसरी भुजा के एक ओर हो तथा दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। उभयनिष्ठ भुजा के ये वाली इधर हो और ये वाली इधर हो, ये बात कह रहा है इसमें। जब ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें होंगी तब ये हमारे ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों जो ये वाला और ये वाला कोण, यानी ये और ये कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण हमारे कहलाएंगे। इसको हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, इनमें तीन किरणें OA, ये OA, OB और OC एक ही आदि बिंदु यानी कि O शीर्ष, ये शीर्ष है, O से निकलती हैं, यहीं से निकलती हैं, यही इसका शीर्ष है। इन किरणों से कोण AOC ये वाला है और कोण COB ये वाला COB बनते हैं। इनमें शीर्ष O तथा भुजा OC भी उभयनिष्ठ है, यानी कि जो O बिंदु है वो भी उभयनिष्ठ है और ये भुजा जो है वो भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखो उभयनिष्ठ भुजाएं OA तथा OB उभयनिष्ठ भुजा OC, जो उभयनिष्ठ भुजा OC है के विपरीत ओर स्थित है। कैसे स्थित है, देखो इस तरीके से बनी हुई है। ये जो OC है ये B है और ये है, इसके दोनों ओर विपरीत साइड ये वाली भुजा इधर है और ये वाली भुजा इधर है। तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी यही कहती है कि भुजा OA तथा OB उभयनिष्ठ भुजा OC के विपरीत ओर स्थित है, इसलिए कोण AOC तथा कोण COB आसन्न कोण होंगे। तो कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाले कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। इस तरीके से बच्चों जब भी कोण होगा तो वो आसन्न कोण कहलाएगा। ये देख लो, ये जैसे एक रेखा इसको विभाजित कर जाए तो ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो शीर्षाभिमुख कोण, इससे नाम से ही देखो मालूम पड़ा, शीर्ष और विमुख यानी कि एक दूसरे के विपरीत मुंह करे हुए हों कोण। तो इसमें देखो दो असमांतर किरणों के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने से प्रच्छेद बिंदु पर उन किरणों के बीच विपरीत दिशा में बनने वाले कोण के शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसी दो असमांतर किरणें हैं। ठीक है, अब देखो ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यही कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ऐसे ही ये कोण इस कोण के विपरीत है तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, आपस में बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये इसमें हम बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। दो रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा शीर्षाभिमुख कोण निम्नलिखित दो युग्म बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, कोण AOC, यहाँ O डाल लो, AOC, यही बनना है BOD, ये इसके बराबर हो गया। ऐसे ये बनाएगा AOD
बराबर होगा सी ओ बी के। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, शीशा में कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आप अवश्य याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आपको पूछा जाएगा। अब जो कोण समद्विभाजक, एक किरण जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो वह रेखा क्या कहलाती? कोण समद्विभाजक कहलाती है। वो जो किरण है वो कोण समद्विभाजक कहलाती। कैसे? देखो एक कोण ऐसे बना हुआ है और इसमें से कोई रेखा ऐसे निकाल लें और ये विभाजित कर रहा है बराबर भागों में। ये अगर x है तो ये भी x है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यही क्या कहलाएगा? ये रेखा जो कहलाएगी वो कोण समद्विभाजक किरण कहलाएगी। तो देखो इस तरीके से बना हुआ है, इसमें ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण AOC बराबर BOC, AOC बराबर COB और AOC इस पूरे का आधा होता है। जैसे अगर ये कोण 100 अंश का है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अगर ये 30 अंश का है, ये तो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोण AOC बराबर 1/2 कोण AOB हो गया बच्चों। तो अब बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि ऐसे वीडियो बनाते रहें हम आपके लिए।